जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एटीसी मैथ में। और आज हम लोग बात करेंगे 7.1 में चल रहे थे चैप्टर नंबर 7.1 में, तो वही उसी का बात करेंगे आज। तो प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। 16 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, 16 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे उसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि उसमें जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो उसमें जो टॉपिक उठाएंगे तो उसी का क्वेश्चन उसमें रहेगा। त्रिकोणमिति अगर जो उठाएंगे, जैसे त्रिकोणमिति उठाएंगे तो सिर्फ त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन उसमें रहेगा, या फिर अन्य कोई सब्जेक्ट अन्य कोई चैप्टर जो भी उठाएंगे वो, तो जो चैप्टर उठाएंगे उसी का क्वेश्चन उसमें सिर्फ रहेगा। और क्वेश्चन सिर्फ रहेगा एनसीईआरटी के जो बुक में क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव का, और जो प्रीवियस ईयर्स में पिछला 10 साल में पूछा गया है क्वेश्चन 2021, 2020, 2019 इस प्रकार से जो पिछला 10 साल तक जो पूछा गया है, तो उसका क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसका क्वेश्चन रहेगा, और कोई क्वेश्चन उसमें नहीं रहेगा। तो उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, टॉपिक वाइज हो जाएगा, तो मिक्स प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव का ही। जब टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा तो सभी चैप्टर का टॉपिक वाइज जब खत्म हो जाएगा तो मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। मिक्स प्रैक्टिस यानी कि टोटल चैप्टर का क्वेश्चन उसमें रहेगा। जैसे 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर से जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, वो हर एक चैप्टर से उसमें क्वेश्चन रहेगा, जो भी रहेगा। या एक सेशन में 50 क्वेश्चन बताएं या 40 क्वेश्चन, जो भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें सभी चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का। तो इस प्रकार से अगर जो कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मैथ का, तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है एटीसी मैथ। और ये इसका जो पिछला पार्ट सभी छूट गया है, 7.1 पढ़ा रहे हैं, तो 8 पॉइंट से स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति से, चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति से। तो इसका जिस किसी का भी ये क्रैश कोर्स चल रहा है, एग्जाम तक चलाएंगे इसे। एग्जाम तक जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा उसे ही सिर्फ बताएंगे। जहाँ तक हो सकता है हमसे संभव वहाँ तक एग्जाम तक हम ले जा सकते हैं, जो भी चैप्टर होगा बता सकते हैं एग्जाम से एक दिन पहले तक। और तो जिस किसी का भी छूट गया है इसका सेशन, तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। कॉन्सेप्ट बेस का लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे नीचे वो स्क्रॉल करके ऊपर करिएगा तो नीचे में लिखा रहेगा कॉन्सेप्ट बेस के प्लेलिस्ट का लिंक। उसके बाद नीचे रहेगा प्रैक्टिस बेस के प्लेलिस्ट का लिंक। तो कॉन्सेप्ट बेस के प्लेलिस्ट का लिंक में क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे वो प्लेलिस्ट वहाँ पर खुल जाएगा। वहाँ पे जाके जो भी इसका जितना भी पीछे 7.8 से जितना भी पीछे सेशन कराए हैं, आज इसका 19वां सेशन, टोटल सीरीज का 19वां सेशन आज होगा, क्लास 19वां इसका होगा। तो एक से स्टार्ट किए हैं, एक में पहला क्लास में इंट्रोडक्शन है, तो उसमें तो थोड़ा सा बढ़िया से वीडियो एडिट नहीं हो पाया, तो उसमें आवाज़ नहीं है। लेकिन दूसरा वीडियो से स्टार्ट किए त्रिकोणमिति से, क्लास 2 से लेके चल रहे हैं। तो अभी क्लास इसका 19 इसका क्लास 19 है, यानी 19वां क्लास आज इसका होगा। तो इसे, और जो पिछला 18 क्लास किसी का छूट गया तो उसे कर सकते हैं। और प्रैक्टिस बैच का प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया है, उसके नीचे कॉन्सेप्ट के नीचे प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करवाते हैं एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है उसी से। तो 8.1 स्टार्ट किए हैं, तो जैसे 8.1 से इधर 7.1 चल रहे हैं, तो 7.1 चल रहे हैं, तो उधर जो खत्म हो गया, यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ा दी है चैप्टर, तो त्रिकोणमिति का ही इस टॉपिक उठा के वहाँ से 8.1 से एनसीईआरटी का जो भी टोटल क्वेश्चन होता है उसी को सॉल्व करवाते हैं। तो 8.1 खत्म कर दिए, 8.2 को भी खत्म कर दिए, 8.3 को भी खत्म कर दिए हैं। अब 8.4 में वहाँ पर चल रहे हैं। तो उसमें तो जिस किसी को प्रैक्टिस अगर जो करना है एनसीईआरटी का, तो उसका भी कर सकते हैं। तो और अगर वहाँ से अगर जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसमें तो सब्जेक्टिव जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था टोटल उसी को बताते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखते हैं, उसे सॉल्व करवा देते हैं। अगर जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का करना है किसी को,
तो टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिए हैं और टोटल टॉपिक को ख़त्म करेंगे। 15 चैप्टर है तो 15 को सॉल्व करेंगे। जो 15 चैप्टर से जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। जब वो 15 जब हो जाएगा टॉपिक वाइज, जब ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ से भी 16 तारीख से भी प्रैक्टिस आप सभी ऑब्जेक्टिव का कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ लिए थे 7.1 में कि आज पार्ट दिए थे एक्स एच वाई एच समझा दिए थे। उसके बाद किधर पॉजिटिव होता है, इधर राइट साइड यानी कि दाहिना साइड होता है पॉजिटिव, और बामा साइड यानी लेफ्ट साइड होता है निगेटिव, और ऊपर साइड होता है ऊपर साइड होता है पॉजिटिव, नीचे साइड होता है निगेटिव। और एक्स अक्ष के निर्देशांक को और किस नाम से जाना जाता है तो बोले थे भुज, और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि बोला जाता है। तो ये सब समझा दिए थे। और भुज कोटि में कन्फ्यूजन होता है, इस चलते उसको भी बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिए थे कि भुज किसे कहते हैं, कोटि। तो उसको भी ट्रिक के रूप में बताए थे कि वो किस प्रकार से। तो पिछला सेशन में जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से भुज और कोटि में जितना भी कन्फ्यूजन होता है उसे दूर कर दिए हैं, बता दिए हैं कि कभी नहीं भुला सकते हैं। तो इसके पिछला सेशन में जाके देख सकते हैं कि भुज और कोटि को याद करने का क्या तरीका होता है कि कभी ना हम इसे कन्फ्यूजन में ना पड़े कि एक्स एच को भुज कहते हैं तो वाई एच को कोटि कहते हैं। तो कोई भी तो विद्यार्थी यहाँ पर गड़बड़ा जाता है एग्जाम में, इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है कि गड़बड़ करके टिक मार देगा क्वेश्चन में रहेगा एक्स एच को और दूसरा रूप में क्या लिखा जाता है, तो भुज के जगह पर उसमें कोटि मार देगा टिक। तो इस चलते उसको कंफ्यूज भी दूर कर दिए थे, कंफ्यूजन जो होता है। और बता दिए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम पाद में पॉजिटिव होता है। द्वितीय पाद में क्या होता है, पहले एक्स का मान रखते हैं, उसके बाद वाई का मान होता है। तो एक्स का मान क्या है, निगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है तो माइनस से प्लस होगा, तृतीय में होगा माइनस, चतुर्थ में होगा प्लस और माइनस। तो इसको भी बता दिए थे कि किस प्रकार से दूसरा और चौथा में कन्फ्यूजन होता है, तो उसको भी दूर कर दिए थे पिछला सेशन में। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं पिछला सेशन में। आज इस पर बोले थे जो क्वेश्चन दूरी फार्मूला भी पिछला सेशन में बता दिए थे। दूरी फार्मूला, कोई भी दो बिंदु है तो उसका पी क्यू बिंदु है तो पी से क्यू की दूरी पूछेगा तो दूरी फार्मूला √/, होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या फिर इसको दूसरा तरफ से भी हम दूसरा रूप में भी याद कर सकते हैं कि x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। और उसके बाद अगर जो मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो उसको भी बता दिए थे कि कोई मूल बिंदु से अगर जो कोई बिंदु का दूरी पूछेगा तो होता है √x² प्लस y²। और इतना बता दिए थे। उसके बाद बोले थे कि अब इस पर क्वेश्चन, जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस पर चर्चा करेंगे। आज इस सेशन में सिर्फ यही चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक ठोक परिभाषा जैसे कोलिनियर यानी संरेख किसे कहते हैं, संरेख का शर्त क्या है, समबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, जो ये सब जो होता है जो इसको समझेंगे, ताकि क्वेश्चन जो इसका आवश्यकता क्वेश्चन जब बनाएंगे तब पड़ेगा हमको। तो इस पर उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद विभाजन फार्मूला में पढ़ेंगे, अंतर विभाजन बाई विभाजन होता है। उसके बाद फिर त्रिभुज का फार्मूला बचेगा। उसके बाद ये सेशन ये चैप्टर सब खत्म हो जाएगा। और प्रैक्टिस अगर जो इसका करना चाहेंगे धुआंधार प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव का, तो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 8.1 से त्रिकोणमिति से। 8.1 नहीं, चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें टोटल जो भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछा जाता है 8.1, 8.2, 8.3 जो भी मिक्स रहेगा उसमें टोटल सिर्फ त्रिकोणमिति का क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव लेवल पर जो रहेगा। यानी कि ये नहीं कि सब्जेक्टिव लेवल पर क्वेश्चन है उसको हल कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव में पूछने लायक रहेगा उसी को बताएंगे सिर्फ, बस। तो इसे समझते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसे बता देते हैं, जैसे कि संरेख का शर्त क्वेश्चन में दे देगा कि इतना दे देगा, उसका निर्देशांक दिया रहेगा 3 बिंदु का, उस बोलेगा कि संरेख है तो इसका मान निकालिए। या फिर बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह संरेख है। तो इसे हम देखते हैं संरेख किसे कहते हैं। तो संरेख यानी संरेख यानी समान रेखा, संरेख यानी समान रेखा, यानी कि एक रेखा रहेगा, यानी संरेख यानी उसी पर तीनों बिंदु रहेगा। कोई एक तो
रेखाखंड रहेगा, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड रहता है यानी लाइन सेगमेंट, उसी पर तीनों बिंदु रहेगा। संरेख यानी कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु रहेगा, तो उसे संरेख कहते हैं। उसके बाद उसका शर्त समझ लेते हैं, इस संरेख किसे कहते हैं। संरेख यानी कि इसको लिख दिया इस इंग्लिश में जो भी बोलते हैं कोलिनियर या कोलिनियर बोलते हैं, तो संरेख तो संरेख तो यहाँ पर जैसे हम समझते हैं कि ए है, बी है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, ए बी सी है। संरेख यानी एक ही रेखा पर तीनों है, एक तो ये रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट इसे बोलते हैं रेखाखंड इंग्लिश में। तो इसे जैसे इसी रेखाखंड पर बिंदु ए भी है, इसी पर भी बिंदु बी है, इसी पर भी बिंदु सी है कि कहीं और है, इसी रेखाखंड पर है, तो संरेख यानी एक ही रेखा पर है। और उसका शर्त तो इसका शर्त होता है रेखाखंड यानी संरेख है, तो मान लेते हैं कि जैसे इसका यहाँ से यहाँ की दूरी 5 मीटर हुआ, यहाँ से यहाँ के 5 मीटर हुआ, और यहाँ तो 5 + 5 कितना हुआ, यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया 10। तो जब जो सबसे बड़ी रेखाखंड, 2-3 रेखाखंड यहाँ पर इसको हम सम पढ़ सकते हैं। जैसे एक रेखाखंड यहाँ पर ए बी हो गया, एक रेखाखंड बी सी हो गया, वो सबसे बड़ा रेखाखंड कौन बन रहा है, ए से सी तक। तो सबसे बड़ी रेखाखंड की जो है उसकी लंबाई शेष दोनों छोटी रेखाखंड के योग के बराबर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वो संरेख का शर्त होता है। तो इसे हम लिख लेते हैं, लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अगर जो समझ गए हैं तो नहीं भी नोट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी रेखाखंड की लंबाई शेष दो से लंबाई सबसे बड़ी है शेष दोनों रेखाखंडों शेष दोनों रेखाखंडों की लंबाई के योगफल के बराबर होती है, तो इसी को बोलते हैं। तो जब सबसे बड़ी रेखाखंड की लंबाई जो रहेगा शेष दोनों छोटी रेखाखंड की शेष दोनों छोटी, इसको यहाँ पर छोटी लिख लीजिएगा। सबसे बड़ी रेखाखंड की लंबाई शेष दोनों छोटी रेखाखंड, यानी सबसे बड़ी रेखाखंड यहाँ एसी है, तो इसकी लंबाई दोनों छोटी रेखाखंडों की लंबाई के बराबर होना चाहिए, लंबाई के योग के बराबर होना चाहिए। यानी कि इसका 5 है तो इसका 5 है, दोनों का योग कितना हो रहा है 10। सबसे बड़ा कितना है 10, तो इस दोनों को जोड़ के भी 10 आ रहा है, और यहाँ से यहाँ के जो बड़ा है उसका 10 है। तो क्या यह कोलिनियर है कि नहीं, यानी संरेख है कि नहीं, यानी एक रेखा में है कि नहीं तीनों। तो संरेख का इसी को बोलते हैं संरेख का शर्त। कॉमा इसी को संरेख कहा जाता है। तो समझ में आ गया कि संरेख किसे कहते हैं। अब इस पर क्वेश्चन जब बनाएंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर जो आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आएगा क्योंकि संरेख रहेगा तो उसे सोल्व करना पड़ेगा, तो सब्जेक्टिव में ही रहेगा। तो अगर जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन संरेख का रहता है, तो उसको बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। संरेख में हम समझा दिए सिर्फ यहाँ पर कि ये भी सबसे बड़ी रेखाखंड की लंबाई शेष दोनों छोटी रेखाखंडों की लंबाई के योग के बराबर होता है, यानी कि दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। यानी 10 है तो ये दोनों के जोड़ के 10 आना चाहिए, यानी या फिर यहाँ पे 50 है तो ये दोनों के जोड़ के 50 रहना चाहिए। अब जैसे भी रह सकता है 50 + 25 या 26 + 24 रह सकता है, दोनों को जोड़ के 50 रहना चाहिए। अगर जो यहाँ से आके 50 है तो उसी को संरेख बोलते हैं। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। अब क्वेश्चन में यही रहेगा कि
इसका निर्देशांक दिया रहेगा 1,2, जो भी अपन इसी एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, 1,2, 2,4, 3,6 जो भी रहे तो दिया है। तो बताइए, एक सिद्ध कीजिए कि ये जो है तीनों है संरेख है, यानी एक ही रेखा में, यानी संरेख है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो पहले निकालेंगे ए से बी की दूरी फार्मूला से निकालेंगे। x1 माइनस इसको मान लेंगे x1/1, इसको x2/2, इसको x3/3 मान लेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका रूट चढ़ाएंगे तो इसका मान निकलेगा। तो इसका बराबर 5 आएगा, जो भी रहेगा क्वेश्चन में। तो 0 तो 5 मान, अगर जो 10 है तो यहाँ पर 5 रहेगा आंसर। और इसको ये दोनों की दूरी निकालेंगे तो उसका भी 5 आएगा। फिर उसके बाद इसका निकालेंगे, ए से सी का निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो ए से सी निकालेंगे तो 10 आएगा। तो जोड़ेंगे कि रही तो उसमें सिद्ध हो जाएगा कि 10 सबसे बड़ी भुजा का 10 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम प्रूफ कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब दूसरा हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु यानी कि समबाहु त्रिभुज, तो यानी कि इसका समबाहु, इसका जो परिभाषा इसी में छिपा हुआ है। यानी सम मतलब क्या होता है? बराबर। अब बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। इसको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये सम है, यानी सम यानी बराबर होता है। अब बाहु मीन्स क्या होता है? भुजा। तो सम यानी बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो त्रिभुज में कितने साइड है? भुजा यानी साइड्स। तो त्रिभुज में कितने साइड्स होते हैं? तो 3 साइड्स होते हैं। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कितने होते हैं? तो 3 शीर्ष होते हैं। वर्टेक्स यानी शीर्ष, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 3 शीर्ष होते हैं। और उसके बाद एंगल कितने होते हैं? कोण कितने होते हैं त्रिभुज में? तो 3 कोण होते हैं। तो वही तो बाहु यानी भुजा। भुजा को साइड्स इंग्लिश में बोलते हैं। साइड्स कितने होते हैं त्रिभुज में? 3 साइड, यानी बराबर, यानी भुजा, यानी तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। सम बाहु यानी तीनों, सम यानी बाहु तो सभी बराबर, यानी सम यानी बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी सभी भुजा बराबर होना चाहिए। तो जैसे एक त्रिभुज है ABC, तो अगर जो इसका ये बराबर होना चाहिए, तो यदि अगर जो AB ये 5 है तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। अगर ये 5 मीटर है, समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु यानी सभी भुजा बराबर होना चाहिए। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तीनों 5 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये 5 है, ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा, नहीं, तीनों 5 ही सेंटीमीटर होगा। तो जिसकी सभी यानी तीन साइड्स, 3 साइड्स होते हैं त्रिभुज में, 3 भुजा होते हैं। जैसे कि ये BC और AC तीनों होता है, तो यानी ब्रैकेट में से तीनों लिख देते हैं। जिसकी सभी यानी ब्रैकेट में तीनों भुजाएं बराबर कोमा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसका लिख दिए, डिफिनेशन जो है उसे लिख दिए हैं। समबाहु त्रिभुज यानी सम यानी बराबर, भुजा मतलब बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसका तीनों भुजा बराबर हो। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये BCCA जो भी रहेगा टोटल 5 सेंटीमीटर तीनों रहेगा। तो जैसे इसे समझाने के लिए जैसे लिख देते हैं, जैसे दिए गए चित्र में, जो चित्र दिया गया उसमें त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि AB बराबर क्या है, और ये 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर
जो भी मात्रक रहेगा, मीटर रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, कॉमा AC या AC बराबर 5 मीटर। क्योंकि AB और BC ये तीनों बराबर इस चलते हैं, इसलिए क्योंकि इतना है तो इस चलते समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम चलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में। अब तीसरा हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, 3 नंबर में है। समद्विबाहु तो इसका समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका जो परिभाषा है वह इसी में लिखा हुआ है, समद्विबाहु में ही लिखा हुआ है इसका परिभाषा। जैसे कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दुई मतलब दो, बाहु में भुजा, तो जिसका 2 भुजा बराबर रहना चाहिए। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो 3 भुजा में 2 भुजा बराबर रहना चाहिए। यानी कि एक तो 50 मीटर है तो दूसरा भी 50 मीटर रहेगा, तीसरा 50 से कम भी रह सकता है, ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन कम से कम 2 भुजा बराबर रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसका हो गया सम मीन्स बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मीन्स हो जाता है भुजा, यानी कि बराबर यानी 2 भुजा। तो जिसका 2 भुजा बराबर होगा उसे समद्विबाहु करेंगे। तो इसे फिगर यहाँ पे पार लेते हैं। जैसे कि इसको मानते हैं ये तो जैसे समझने के लिए सिर्फ इसे हम पार लिए हैं ABC। तो हमें लग रहा है कि इसे मान लेते हैं कि ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये B और ये बड़ा है, B और ये 10 मीटर है, और BC भी 10 मीटर है, और AC है 8 मीटर। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 भुजा आपस में बराबर है, AB और BC बराबर है। तो ये और दूसरा इससे छोटा है, तो हमको दूसरा से नहीं ध्यान देना है, हमको सिर्फ देना है कि 2 ठो बराबर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु यानी जिसका 2 भुजा बराबर रहना चाहिए। तीसरा बड़ा या छोटा रह सकता है, बराबर नहीं रहना चाहिए। बराबर अगर रहेगा तो फिर सम तीनों हो जाएगा बराबर, तो समबाहु हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों का 10 मीटर है, तो और इसका 8 मीटर है, तो यानी ये दोनों बराबर है। AB भुजा और BC भुजा बराबर है, तो 2 भुजा बराबर है, यानी कि 2 भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसको लिख देते हैं। जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो, कौमा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी 2 भुजा बराबर आपस में बराबर होती है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि इसे भी समझ लेते हैं। क्योंकि AB बराबर 10 मीटर है, कॉमा BC बराबर 10 मीटर है, कॉमा AC बराबर 8 मीटर है।
तो इसलिए ए बी बराबर बी सी है। इसलिए ए बी बराबर बी सी है। ए बी बराबर बी सी यानी दो भुजा का मान 1 है। ए बी बराबर 10 है तो बी सी बराबर भी 10 है। इस चलते दो भुजा का मान बराबर है, इस चलते इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब यहाँ पर 50 रहता है, यहाँ पर भी 50 रहता तो हो जाता, नहीं तो यहाँ पर 8 रहता है, यहाँ पर 8 रहता है, यहाँ पर 10 रहता, तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाता, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता। कोई दो भुजा समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब 4 नंबर में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिकोणमिति में सिर्फ वही पढ़ने का रहता है, उसी पर जो भी क्वेश्चन बनता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत ही भीविया, इसको ध्यान में रखना है। तो इसे देखते हैं। समकोण त्रिभुज जिसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसे हम फिगर एक पार लेते हैं, इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसका नाम लिख दिए हैं बीसी त्रिभुज हो गया। ये समकोण त्रिभुज है बीसी, इस पर ये लंब डाला गया है। तो समकोण त्रिभुज क्या कहता है? तो समकोण त्रिभुज यानी कि इसमें देख रहे हैं कि बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो AC है। तो AC है और इसमें दोनों छोटी भुजा है AB और BC। AB और BC दोनों छोटी भुजा है और AC सबसे बड़ी भुजा है। तो समकोण त्रिभुज कहता है राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर तो शेष दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय में वही पाइथागोरस प्रमेय यही समकोण त्रिभुज में ही जो लागू होता है, वो बोलता है पाइथागोरस प्रमेय जो बोलता है समकोण त्रिभुज में सबसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है तो उसका स्क्वायर बराबर होता है जो दोनों छोटी भुजा होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वही बोलता है समकोण त्रिभुज। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, स्क्वायर में वर्ग, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। ये सब जहाँ पर भी लागू हो जाएगा तो वो समकोण त्रिभुज रहेगा। या जो भी यानी कि सबसे अगर जो हमको त्रिभुज दे दिया तो उसका सबसे बड़ी भुजा रहेगा, उसका हम स्क्वायर करेंगे और उसके बाद जो दोनों छोटी भुजा रहेगा उसको भी स्क्वायर करेंगे और दोनों छोटी भुजा को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बड़ी भुजा के जो स्क्वायर करके लाएंगे और दोनों को ये छोटी भुजा को दोनों का स्क्वायर करके जो लाएंगे दोनों का मान सेम रहेगा तो वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें जैसे इसे मान लेते हैं 5 मीटर है, 3 मीटर है, इसे मान लेते हैं, इसे 4 मीटर मान लेते हैं, 4 मीटर 3 मीटर यानी 3 मीटर, इसे मान लेते हैं 5 मीटर है, 4 मीटर है, 3 मीटर है। तो अभी क्या बोला है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। तो जैसे लिख देते हैं, जैसे दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि इसमें होता है, क्योंकि नहीं लिखेंगे, दिए गए चित्र में जो है सो ABC समकोण त्रिभुज है।
जी, तो इसको अब समझते हैं। जैसे कि 5 है, जैसे कि क्योंकि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर क्या है, AC है। AC बराबर क्या है, AC का मान क्या है 5 मीटर। तो AC का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो AC बराबर क्या है 5 है, और 5 AC बराबर क्या है 5 मीटर। तो 5 मीटर है तो इसका पर स्क्वायर है तो 5 पर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 5 पचे 25 मीटर। 5 के स्क्वायर यानी 5 पचे 25 मीटर हो गया। अब उसके बाद अब सबसे बड़ी भुजा ये AC है तो इसका स्क्वायर कर दिए तो इसका मान कितना आया 25 मीटर आया। अभी दोनों इसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आना चाहिए। तो पहले हम तो अब तथा AB का स्क्वायर बराबर 4 क्या, AB बराबर 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर बराबर हो जाए 4 16 मीटर, ये हो गया 16 मीटर। और उसके बाद BC का स्क्वायर करेंगे, BC फिर जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे उसे वो अगेन लिखेंगे। तो BC के स्क्वायर, तो BC क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 के स्क्वायर बराबर 3 या 9 मीटर। तो 3 या 9 मीटर है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या है AC, तो AC का स्क्वायर क्या है 25 मीटर। तो अब शेष दोनों भुजा को जोड़ते हैं तो 25 आता है कि नहीं, तो AB को जोड़ते हैं तो 16 और BC यानी 9, 16 9 कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो AC बराबर 25 है, ये दोनों के जोड़ के आ रहा है 25। तो यानी कि ये तो इसको बड़ा का स्क्वायर कर रहे हैं और दोनों के छोटा के स्क्वायर को जोड़ रहे हैं तो 25 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अगर जो यहाँ पर 25 आया, अगर जो ये दोनों को जोड़ के 25 नहीं आता, 25 से कम आ जाता या 25 से ज्यादा आ जाता, 26 आ जाता या फिर 24 आ जाता, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर किए तो 25 आया और ये दोनों का भी स्क्वायर किए और उसका मान जोड़े तो 16 9 25 आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से दोनों भुजा का वर्ग के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से ये, इसलिए चूंकि AC के स्क्वायर बराबर है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, इसलिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट के लीजिए, समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अब इस पर क्वेश्चन यही बनेगा कि जैसे बोल देगा कि इसका निर्देशांक दिया रहेगा, बोलेगा 3 बिंदु है कहीं पर और तीन बिंदु है, एक A है B है C है, उसका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक दिया रहेगा 2, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी दिया रहेगा। एग्जाम्पल हम लेके इसी बोल रहे हैं। तो दिया रहेगा तो उसके बाद बोलेगा कि अब इसको सिद्ध कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है, या फिर सिद्ध नहीं करने के बोलेगा तो बोलेगा कि बताइए इनमें से ऑब्जेक्टिव में अगर जो रहेगा तो हल्का क्वेश्चन रहेगा, अगर जो तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा ज्यादा बड़ा मान नहीं रहेगा, तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो बोल देगा इतना दिया रहेगा कि तीन ठो बिंदु है तो अब उसका निर्देशांक कितना है और उसके बाद बताइए कि ये कौन त्रिभुज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी में समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी में समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो जब ऐसा रहेगा तो पहले हम देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज, पहले हम क्या करेंगे बारी बारी से उसको दूरी निकालेंगे। पहले AB की दूरी हम निकालेंगे, सबसे बड़ी भुजा क्या रहेगी, या फिर नहीं हमको कहीं से भी अगर निकालेंगे तो पहले A से B की दूरी निकाल लेंगे। तो मान लीजिए A से B की दूरी निकालेंगे जो भी क्वेश्चन से रहेगा तो वो दूरी निकलेगा। फिर B से C की दूरी निकाल लेंगे तो उसका एक मान निकलेगा। उसके बाद A से C के निकाल लेंगे तो उसका भी मान जो होगा सो निकलेगा। तो उसे हम जब देखेंगे कि तो हमें खुद पता चल जाएगा। जब तीनों का मान सेम रहेगा, जैसे निकालेंगे तो इसका भी 4 आया, उसका भी 4 आया, इसका भी 4 आया, तो यानी तीनों बराबर है, यानी समबाहु है। क्योंकि हम समबाहु में पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होता है। तो अगर जो तीनों का मान निकालेंगे दूरी सूत्र से, पिछला सेशन में बता दिए दूरी सूत्र कैसे निकलता है। 2 बिंदु रहता है A B, उसके बीच की दूरी होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। अगर जो इसके बाद किन्हीं दो भुजा का मान बराबर है, तीसरा का कुछ अलग आ रहा है तो वो हो जाएगा समद्विबाहु। अगर जो समद्विबाहु नहीं रहेगा तो अगर जो देखेंगे
एक जो पहली भुजा निकालेंगे, किसी एक का जो रहेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे, और ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर करने पर जितना मान आएगा, ये दोनों का जो छोटा स्क्वायर करेंगे वो उसका योग के बराबर रहेगा, तो हम समकोण त्रिभुज बोल देंगे। तो जिस किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब इस पर छोटा मोटा जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको अब हम देखेंगे। जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। तो जैसे हम थ्योरी जो ये था इसको पढ़ा दिए थे, अब उसके बाद 1 से 2 सेशन में पढ़ा देंगे जो विभाजन फार्मूला होता है। उसके बाद त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल निकालने का रहता है उसको समझा देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से। जैसे क्वेश्चन रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें बोल देगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। ऑप्शन नंबर में रहेगा 0,5 x, y, x, 0। ए नंबर में है, बी नंबर में है, सी नंबर में है 10,12, डी नंबर में है 0,0। तो इसमें हम मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बताए थे पिछले सबसे पहले ही सेशन में बताए थे कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, यानी कि x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। देखो ऑप्शन नंबर कौन में है 0, 0। इसमें x का मान 0 है लेकिन y का मान 0 नहीं है। इसमें x का मान है जो भी कुछ भी रह सकता है। इसको हमको बताया कि x मान क्या है तो नहीं, हम x का मान इसमें बताया क्वेश्चन में कि क्या है। तो इसको ये तो ऐसे ही नहीं होगा। 10,12 है तो 0,0 हमको खोजना है। तो इसमें 0, 0 है, यानी x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है। इस चलते ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, 0। इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन पूछेगा आप जैसे बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक 4,5 है। तो किस पाद में होगा। पाद यानी कि चतुर्थांश या क्वाड्रेंट जिसे बोलते हैं, पाद या चतुर्थांश या इसे इंग्लिश में क्वाड्रेंट जिसे बोलते हैं। तो हम यहाँ पर पाद लिख दिए हैं या चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। तो बोला कि बिंदु P का निर्देशांक इतना है। बिंदु P का निर्देशांक क्या है 4,5 है, यानी x का मान 4 है और y का मान 5 है। तो किस पाद में यह होगा। तो ऑप्शन नंबर में है द्वितीय पाद, ऑप्शन नंबर बी में है चतुर्थ पाद, ऑप्शन नंबर सी में है तृतीय पाद, डी में है प्रथम पाद। तो इसका निकालना है, मान निकालना है। तो देखना है, बोल रहा है कि बी का निर्देशांक क्या है 4,5। तो 4 क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यहाँ पर नहीं कुछ लिखा तो पॉजिटिव है। यहाँ पर ऐसे भिन्न मैथ में रूल है। तो जैसे कोई भी संख्या यहाँ पर 4 है तो इसमें क्या क्या छिपा हुआ है। बटा में 1 को नहीं लिखा जाता है, ऐसे ही समझ लेते हैं कि बटा में 1 छुपा रहता है, क्योंकि 4 में 1 से भाग देंगे तो फिर 4 ही आएगा, जो भी आएगा उसका मान। इसे गुना में 1 छिपा रहता है, उसके बाद प्लस छिपा रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, प्लस है, ये भी प्लस है। तो दोनों का प्लस प्लस किसमें, यानी x का मान भी प्लस है, y का मान भी प्लस है। ये है x, ये है y, ये है भुज, ये है कोटि। तो यानी 4,5 है। तो किस क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बताए थे। इस प्रकार से इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है ऊपर पॉजिटिव होता है, इधर होता है निगेटिव सभी मान, इधर होता है नीचे निगेटिव होता है सभी मान। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि
किसका क्वाड्रेट में आ रहा है, एक्स का मान पॉजिटिव इधर है इधर और वाई का मान पॉजिटिव इधर है, तो ये आ रहा है दोनों की प्रथम पाद में आ रहा है कि नहीं, प्लस प्लस बता दिए थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर प्रथम पाद हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं। क्या दिया है 20 25, उससे हमको नहीं देखना कि प्लस है कि माइनस है, इसमें कंफ्यूजन होता है। अब यही क्वेश्चन में रह जाता, इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब यही क्वेश्चन में रह जाता कि माइनस है ये प्लस है, -4 + 5 है, तो बिंदु P का निर्देशांक -4 + 5 है, तो कौन सा निर्देशांक में होगा। तो देखते हैं भाई, नहीं हमको ध्यान है, तो इधर प्लस होता है, प्लस 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 का मान होता है पर प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 माइनस, तो माइनस, तो एक्स का मान क्या है माइनस, तो एक्स का मान इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, दाया साइड प्लस बाया साइड माइनस होता है, तो बाया साइड माइनस होता है, तो एक्स का मान क्या है माइनस है, तो माइनस आ गया। वाई का मान पॉजिटिव यानी प्लस है, तो क्या है, तो माइनस और प्लस कौन सा क्वाड्रेट में आ रहा है, द्वितीय में आ रहा है कि नहीं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय में इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यही क्वेश्चन में रह जाता है, इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब यही क्वेश्चन में आ जाता है, यहाँ पर दोनों जगह माइनस रह जाता है, यहाँ पर ये बिंदु P का निर्देशांक -4, -5 है, तो माइनस माइनस कहाँ है, इसका मान माइनस इधर है और वाई का भी मान माइनस इधर है, तो ये तृतीय पाद में हो जाता है, तो इसका आंसर तृतीय लिख देते हैं। और इसके बाद अगर जो यही क्वेश्चन में आ जाता कि +4 और इधर हो जाता -5, तो +4 किधर है, इधर है +4 और -5 किधर है, -5 नीचे है, तो ये कहाँ आ रहा है, चतुर्थ में आ रहा है कि नहीं, तो इसका आंसर हो जाता है चतुर्थ पाद में, बी नंबर हो जाता है। तो किसी हमको ध्यान देना है प्लस माइनस, ये क्वेश्चन फिक्स है, ये गारंटी है कि आना ही आना है। एक ठो पूछ दे, दो ठो पूछ दे, 3 ठो पूछ दे, ऐसे तो 1 ठो 2 ठो पूछ देगा आराम से, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी एकदम है, इसको सिर्फ प्लस और माइनस को ध्यान में रखना है। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।